पढ़ोगे या मरोगे। क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे। तभी उनकी टीचर चंदा क्लास में आकर कहती है, क्या बदतमीजी है ये, इतना शोर क्यों मचा रखा है क्लास में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बट आज तुम सारे बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे जब तक मैं ना बोल दूं। बहुत शोर मचाने लगे हो आजकल। सॉरी मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे प्लीज मैम। सॉरी। सॉरी मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे प्लीज मैम। सॉरी। एक ही शर्त पर बैठाऊंगी, जब तुम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दोगे। चंदा की बात सुनकर सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। तभी सौरभ बोलता है, मैम मुझे टेस्ट अच्छे से आता है, मैं टेस्ट दूंगा। शाबाश सौरभ, बस एक ही बच्चे को मैं पढ़ाती थी क्या, औरों को कुछ नहीं आता। कुछ देर बाद चंदा सारे बच्चों का टेस्ट ले रही होती है। तभी पीछे के बच्चे खुसर फुसर करते हैं। आवाज सुनकर चंदा पीछे जाती है और कहती है, ये क्या करण, तुम चीटिंग कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर चंदा सभी बच्चों के सामने डरावनी चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल, मैडम चुड़ैल कैसे बन सकती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। हाँ, चुड़ैल। ऐसा कहकर चुड़ैल करिश्मा और करण को हवा में लटका देती है। तभी करण कहता है, सॉरी मैडम, आपसे चीटिंग नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। नहीं करूंगी माफ। सुना तुमने, चीटिंग करने वाले बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। मैम प्लीज 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 मैम, एक बार माफ कर दीजिए, अब की बार मैं अच्छे से पढ़ूंगा प्लीज मैम। कोई और बच्चा है जो पीछे चीटिंग मार रहा हो, है तो बता दो, मैं उसे मार डालूंगी। आज जो बच्चे टेस्ट में फेल हुए हैं उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल मैम तो बहुत खतरनाक है। माया, अब हमारा क्या होगा। हाँ रूही, बहुत डेंजर है मैम। सुना तुम सबने, अब मैं तुम्हारे टेस्ट चेक करूंगी। ये बोलकर चुड़ैल कुछ देर बाद सारे बच्चों का टेस्ट पेपर लेकर चेक करती है और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहती है, कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें चीटिंग करनी है, शोर मचाना है, पढ़ाई तो करनी नहीं है, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल बच्चे खड़े हुए होते हैं, जिन्हें वो बड़ी बेरहमी के साथ क्लास में सब बच्चों के आगे पटक पटक कर मार डालती है और कहती है, देखा तुमने कैसे इन बच्चों को मैंने मार डाला, क्या तुम भी इसी तरह मरना चाहोगे। मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। नहीं मैम। नहीं मैम। तो बताओ, पढ़ोगे या मरोगे। मैं फिर पूछती हूँ, पढ़ोगे या मरोगे। पढ़ेंगे मैम, पढ़ेंगे। हाँ मैम, हम सब पढ़ेंगे, प्लीज आप हमें मत मारना। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, अगर किसी ने भी अपने माँ बाप को मेरे बारे में बताया या तुम में से किसी ने कल छुट्टी की तो समझ लेना, इन बच्चों से भी बुरी मौत दूंगी। सभी बच्चों में उस चुड़ैल का खौफ बैठ जाता है, जिसके बाद सब बच्चे अपने घर डरे सहमे हुए पहुँचते हैं। तभी रूही की माँ उसे कहती है, रूही बेटा, तू इतनी कांप क्यों रही है और इतना तेज बुखार क्यों है तुझे। कुछ नहीं माँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। अरे बेटा, पर सुन तो, इतनी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी तुझे स्कूल से आकर पढ़ना है। रूही अपनी माँ की बात बिना सुने ही अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता ही जाता है और जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे वो मौत की नींद सुला दिया करती थी। कुछ बच्चे स्कूल में प्रिंसिपल को बताने की कोशिश करते हैं, पर वो प्रिंसिपल बच्चों की बात नहीं मानता। सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि बहुत दिन बाद क्लास में अभिषेक नाम का बच्चा गुनगुनाते हुए एंट्री मारता है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अभिषेक, तू क्यों आया यहाँ पर? तू जा और भाग जा यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? और तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? वो देख, तेरे पीछे चुड़ैल। अभिषेक जैसे ही मुड़कर चुड़ैल को देखता है, वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर टॉयलेट में छुप जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और उसे देखकर हंसती है। आखिर अभिषेक, तू आ ही गया, कितना इंतजार करवाया तूने मुझे। लेकिन अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच सकता।
आप चंदा मैडम, आप आपको तो मार डाला था हमने। मार डाला था तूने और तेरे बाप ने मिलकर, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे बाप को तो पहले ही मार डाला था मैंने। खैर, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था मुझे। मैम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। प्लीज मैम छोड़ दीजिए, अब से मैं रोज पढ़ूंगा, मन लगा कर पढ़ूंगा। क्यों, तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे उस दिन जब मैं दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी? नहीं ना, तो अब मर। ये बोलकर ही चुड़ैल अभिषेक की जान ले लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी वॉशरूम के बाहर से प्रिंसिपल देख लेता है, जिसके बाद वो बहुत डर कर लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल प्रिंसिपल को हवा में उठाती है, लेकिन फिर छोड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर। चंदा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम कैसे मर सकती हो? अगर तुम मर गई थी तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा था? प्रिंसिपल साहब, आपने सब वॉशरूम में सुन तो लिया था। आपको तो पता है मुझे पढ़ते हुए बच्चे कितने पसंद हैं। फिर भी मैं आपको सब शुरू से बताती हूँ। 1 महीने पहले की बात है। मैं अपनी क्लास में बच्चों को बहुत लगन से पढ़ा रही थी और जिन बच्चों का मैंने टेस्ट लिया था वो बच्चे फेल हो गए। उनमें से एक अभिषेक भी था, जिसे मैंने क्लास में सबके सामने कहा, अभिषेक क्या है, आजकल तुम बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो। 0 मिला है तुम्हें टेस्ट में। बताओ क्यों पढ़ाई नहीं की? मैम पढ़ लिख कर करना क्या है आखिर? बड़े होकर पैसा कमाना है ना। तो वो तो मेरे पास बहुत है। मेरे पापा इतने अमीर हैं कि बड़े बड़े स्कूल को भी खरीद सकते हैं, और आपको भी। अभिषेक की ये बात सुनकर चंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जोर का तमाचा अभिषेक को जड़ देती है। ये क्या बदतमीजी अभिषेक, अपनी मैम से कोई इस तरह बात करता है? और ये क्या, मेरे पापा इतने अमीर हैं, इतने बड़े हैं, ये क्या लगा रखा है? पापा के पैसों पर तुम इतना उछल रहे हो? बेटा, पापा के पैसे उन्होंने कमाए हैं, तुमने नहीं। तुम्हें भी पढ़ना लिखना चाहिए ताकि तुम भी बड़े होकर कुछ बन सको। पढ़ाई जीवन में बहुत जरूरी है। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे मारा, अभिषेक को? तो तू अभिषेक है, अभिषेक बच्चन नहीं, जो तुझे मार नहीं सकती। पढ़ना तो तुझे पड़ेगा। आप मुझे ऑर्डर देंगे? आप मुझे जानती नहीं है मेरे पापा कितने अमीर हैं। एक कहने की देरी है और फिर देखना आपका क्या हाल होता है। क्या हाल करेगा? बता मुझे, क्या करेगा? इसी बात पर चंदा गुस्से में एक तमाचा और मारती है, जिसके बाद क्लास में अभिषेक की बहुत बेइज्जती होती है और सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। ये बात अभिषेक को बहुत ठेस पहुंचाती है और घर जाकर वो अपने पिता ठाकुर रविंद्र प्रताप से कहता है, पापा मुझे उसने बहुत मारा। देखिए आपका बेटा कितना लाल हो रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? पापा, वो चुड़ैल गंदी सी मेरी क्लास टीचर ने, वो उसी ने मारा। बस इतनी सी बात पर कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इतनी सी बात के लिए उसने मेरे बेटे को मारा? अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ठाकुर स्कूल में चंदा के पास पहुंच जाता है और कहता है, तो तू है ना चंदा जिसने मेरे बेटे को मारा? हाँ, मैं ही हूँ। आपके बेटे ने बदतमीजी इतनी की थी कि मुझे उस पर हाथ उठाना ही पड़ा। क्या ये सब सिखाते हैं आप उसे, गुंडागिर्दी? तूने मुझसे और मेरे बेटे से उलझकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसका हिसाब अब तुझे चुकाना ही पड़ेगा। क्या मतलब? चंदा इतना कहती है कि ठाकुर और उसका बेटा चंदा के पेट में चाकू घोंपकर मार डालते हैं, जिसके बाद बदले की भावना में मैं चुड़ैल बन गई। लेकिन सर, अब भी मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे खूब पढ़े लिखे। सच में चंदा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम एक बहुत अच्छी टीचर थी जिसने मरने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन तुमने कहीं बच्चों की जान भी ले ली। इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं उन्हें मरना तो होगा ही। देखो चंदा, अच्छा यही होगा कि अब तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। ये सुनते ही चंदा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। आसमान से एक बहुत ही भयंकर जिन, जिसके लंबी लंबी दांत बाहर की तरफ निकल रहे थे और उसकी आंखें काली थीं। जिन नीचे उतरता है और उतरते हुए वो खुद से बोलता है, मैं इस गांव को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा और यहाँ हर एक इंसान को मौत के घाट उतार दूंगा। इतना कहकर वो जिन शामगढ़ गांव में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद वो एक मामूली इंसान का रूप धारण कर लेता है। जिसके बाद वो गांव में इधर से उधर घूमने लगता है कि तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की, जिसका नाम रेनू था,
रात के 10 बजे अपनी चाचा के घर से अपनी माँ के घर जा रही थी कि तभी उस जिन्न की नजर रेनू की तरफ पड़ जाती है। जैसे ही उसकी नजर रेनू पर पड़ती है कि तभी वो जिन्न खुद से बोलता है, आहा, क्या माल जा रही है। ये तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। इतनी सुंदर ये मुझे दिख रही है, इतना ही सुंदर इसके शरीर का मांस भी होगा। मैं इसको मार कर खा जाऊंगा। जिसके बाद वो जिन्न उस लड़की से बात करता है। अरे मेरी परम सुंदरी, इतनी रात को किधर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं कि इतनी रात को अकेली लड़की का निकलना सही नहीं होता? अरे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अपने घर ही जा रही थी। तुम तो अकेली लड़की हो और ऊपर से इतनी सुंदर भी। अगर तुम्हारे पीछे कोई जिन्न पड़ जाए तो तुम क्या करोगी? ये कैसे बेहुदा बातें कर रही हो? जिन्न नाम की कोई भी चीज नहीं होती, समझी तुम? और अब मेरा पीछा छोड़ दो। इतना कहकर रेनू आगे की तरफ निकलने लगती है कि तभी पीछे से उसे किसी के हंसते हुए बोलने की आवाज आती है। जिन्न नाम की चीज होती है और तुम्हारा पीछा तो अब मैं तभी छोड़ूंगा जब तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। ये सुनकर रेनू एक झटके से पीछे पलटती है, जहां वो देखती है कि वो लड़का एक मामूली लड़के से हटकर एक भयानक जिन्न में तब्दील हो जाता है। वो उसको देखकर बहुत डर जाती है और डरते हुए भागने लगती है। जैसे ही वो आगे की तरफ भागती है, वैसे ही जिन्न हवा में लुढ़कते हुए रेनू के सामने आ जाता है और उससे हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ? अभी तक तो तुम जिन्न पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन जब तुम्हारे सामने एक जिन्न आया तो तुम उससे डरकर भाग रही हो। मुझे माफ कर दो, अब मुझे इन सारी चीजों पर विश्वास हो चुका है, मुझे जाने दो। रेनू उस जिन्न से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी, लेकिन जिन्न ने उसको नहीं छोड़ा और उसको हवा में उड़ाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रेनू के शरीर से गिरता हुआ खून जिन्न अपनी जीभ से चाटने लगता है और हंसते हुए वहां से गायब हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तब वो रेनू के शरीर के टुकड़े टुकड़े देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके टुकड़े हुए शरीर में जरा सा भी खून नहीं था। उसका शरीर पीला पड़ा हुआ था। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया और वो लोग बिना कुछ सोचे समझे रेनू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। देखते ही देखते अब हर रात वो जिन्न किसी न किसी को मौत के घाट उतार रहा था। धीरे धीरे गांव में अब लोगों को भयानक लाशें देखने को मिलती। ये सब देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और आपस में बात करते हुए एक दूसरे से बोलते हैं, अरे राजेश भैया, तुम देख रहे हो, अपने गांव में आए दिन किसी न किसी की लाश मिलती जा रही है। पता नहीं आखिर कौन हमारे गांव में मौत का खेल खेल रहा है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। भगवान जाने आखिर कौन है जो हमारे गांव में लोगों को इस तरह मारे जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो हमारे गांव में एक भी आदमी नहीं बचेगा। अरे गांव वालों, हमारी मानो तो इस गांव को छोड़ दो। अगर गांव को नहीं छोड़ा गया तो हम भी इन लाशों के ढेर में मिलेंगे। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां पर पंडित आ जाता है और उन गांव वालों से बोलता है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुम अपने पूर्वजों की जमीन छोड़कर नहीं जा सकते। हम इन लाशों के पीछे की हमें वजह पता लगानी पड़ेगी। अगर हम यूं कायरों की तरह डरकर भाग गए तो हमारे गांव वाला हर एक शख्स हमारे ऊपर थू करेगा। डर के भागने से अच्छा है कि हम इन सब चीजों का सामना करें और पता करें कि आखिर इन मौतों के पीछे का क्या राज है। सभी गांव वाले पंडित जी की बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद रात के समय सभी गांव वाले अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं कि तभी पंडित की बेटी नेहा को किसी की चीखने की आवाज आती है और वो दौड़ी दौड़ी बाहर की तरफ चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही भयानक जिन्न खड़ा है। वो उस जिन्न से अपनी जान बचाकर भागने ही वाली थी कि तभी वो जिन्न नेहा के शरीर में प्रवेश कर जाता है और हवा में उड़ते हुए खूब जोर जोर से हंसने लगता है। अब मैं इस लड़की का शरीर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो नेहा के शरीर को हवा में उड़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ
पंडित अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो अपने घर के बाहर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी बेटी के अंदर किसी प्रेत आत्मा का साया है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नेहा के अंदर कोई भूत या प्रेत नहीं बल्कि एक जिन्न है। पंडित नेहा से बोलता है, बेटा नेहा, तुझे क्या हो गया? तू ऐसे हवा में क्यों उड़ रही है? मैं तेरी कोई बेटी बेटी नहीं हूँ बुड्ढे, मैं इसके शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तू मेरी बेटी नहीं है तो कौन है? और मेरी बेटी के शरीर को कब्जे में क्यों ले रखा है तूने? ये तो तू भूल जा कि तुझे मेरा सच पता चल पाएगा। ये सुनकर पंडित को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद पंडित अपने गले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर नेहा के गले में फेंक देता है। पंडित उसके गले में रुद्राक्ष की माला फेंक तो देता है, लेकिन नेहा को कुछ नहीं होता, बल्कि नेहा के अंदर का जिन्न अपनी जिन्नात शक्ति से पंडित के ऊपर हमला कर देता है और पंडित दूर जाकर गिर जाता है। ये देख पंडित अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मेरी बेटी के अंदर एक बहुत ही भयंकर प्रेत है, इससे मैं नहीं लड़ सकता। अब मैं अपने गुरुजी के पास जाऊंगा, अब वही एक है जो मुझे और मेरे गांव वालों को बचा सकते हैं। पंडित इतना सोचकर भागने लगता है। ये देखकर कि पंडित भाग रहा है, जिन बहुत ही भयंकर आवाज में चिल्ला चिल्ला के हंसने लगता है। मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पर सर्वनाश कर दूंगा, सबको मार दूंगा। उस जिन की भयंकर बातें सुनकर सभी गांव वाले अपने घर के बाहर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हवा में पंडित की बेटी नेहा लटकी हुई है, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। ये देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं, अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित दौड़ते हुए अपने गुरुदेव के पास पहुंचता है और उनको सारी चीजें बता देता है, जिसके बाद गुरुदेव अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, जहां वो अपने मंत्र विद्याओं की शक्ति से सब कुछ पता लगा लेते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तब वो पंडित से बोलते हैं, तुम्हारी बेटी नेहा के अंदर कोई प्रेत या आत्मा नहीं बल्कि एक जिन्न है। वो एक बहुत ही गंदा जिन्न है। वो बस गांव का सर्वनाश करने आया है। इनको यज्ञ का कारण ही कैद किया जा सकता है। हम दोनों को ही एक यज्ञ करना पड़ेगा। पंडित गुरुदेव की बातों से सहमत होता है और वो दोनों ही मिलकर एक गोले में हवन कुंड रखते हैं और उस हवन की पूजा शुरू कर देते हैं। ओम नमो नमो जिन्ना प्रकट हो, ओम स्वाहा। ओम नमो नमो जिन्ना प्रकट हो, स्वाहा। ओम नमो नमो जिन्ना प्रकट हो, समाप्त हो, स्वाहा। उन दोनों पंडितों के हवन से वहाँ पर वो जिन्न उल्टा होकर आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, पंडित, मुझे तो लगा कि तू डर के मारे भाग गया। मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों ने मुझे बुलाया है। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। मैं तुम दोनों का ही खात्मा कर दूंगा, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने भी नहीं रोक पाया है। तू नेहा का शरीर और गांव में मौत का खेल छोड़ दे, हम तुझे जाने देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ये बात सुनकर दोनों पंडितों को गुस्सा आ जाता है और वो हवन कुंड में घी डालते रहते हैं और मंत्र पढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद मंत्रों की वजह से जिन्न नेहा का शरीर छोड़ देता है और एक दुआ पढ़कर बोतल में कैद हो जाता है। इस तरह अब नेहा भी बच जाती है और उन गांव वालों को उस जिन्न से छुटकारा मिल जाता है। नैना और रोहन की शादी का दिन था। उन दोनों की शादी हो रही थी। थोड़ी देर बाद शादी हो जाती है। उसके बाद नैना की विदाई का टाइम आता है। नैना सबसे आशीर्वाद लेकर विदा हो रही थी कि तभी नैना अपने पिता सुमित से बोलती है, पापा जी, मैं अपनी जैकी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। अरे बेटा, तो अपने ससुराल जा रही है तो जैकी को ले जाकर क्या करेगी? नैना अपने पिता की बात नहीं मानती और जिद करने लगती है। तभी उसका पति रोहन बोलता है, ओहो, तुम चिंता मत करो, हम जैकी को अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जब हम अपने पग फेरे की रस्म के लिए आएंगे तब हम जैकी को लेकर साथ चलेंगे।
नैना रोहन की बात से सहमत हो जाती है, जिसके बाद नैना की अब विदाई हो जाती है। नैना अपनी डोली में बैठकर अपनी ससुराल जा रही थी कि तभी आधे रास्ते में बारातियों के सामने कुछ लोमड़ियां आ जाती हैं। ये देख बाराती डर जाते हैं। बाराती डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर हंसते हुए एक चुड़ैल आती है। एक और डोली, अब मैं इसका भी ससुराल बर्बाद कर दूंगी। चुड़ैल इतना कहती है, जिसके बाद चुड़ैल एक औरत का वेश बनाती है और उन बारातियों के सामने जाती है। उनके सामने जाकर चुड़ैल अपनी आंखों से जादू करके उन लोमड़ियों को भगा देती है और अपनी एक उंगली को घुमाकर उन बारातियों के ऊपर जादू कर देती है, जिसके बाद सभी बाराती वहां पर पुतली बनकर खड़े हो जाते हैं, सिवाय दुल्हन के। जैसे ही दुल्हन बाहर आती है कि तभी वो चुड़ैल उससे बोलती है, अरे नैना बेटा, देखना, यहाँ पर कुछ लोमड़ी ने आकर रास्ता रोक दिया था और मैंने उन लोमड़ी को भगा दिया। चलो मेरा हाथ पकड़ लो, जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाऊंगी। चुड़ैल की बातों से मानो नैना सम्मोहित हो गई थी और वो उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही नैना चुड़ैल का हाथ पकड़ती है कि तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हंसते हुए नैना के शरीर में प्रवेश कर जाती है। नैना के शरीर में प्रवेश करते ही चुड़ैल अपनी उंगली से जादू करके उन सभी बारातियों को मूर्ति में मामूली इंसान में बदल देती है, जहां वो हंसते हुए हवा में उड़ जाती है। ये सब देख बाराती बहुत डर जाते हैं और डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालने लगती है और अपनी भूतिया शक्ति से वो सभी बारातियों को आग के गोलों में खड़ा कर देती है। ये सब देख उनमें से एक आदमी बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? चुड़ैल तू हमें क्यों मार रही है? आखिर हम लोगों ने तेरा क्या किया है, क्या बिगाड़ा है? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी की भी डोली नहीं उठने दूंगी। जिस किसी की भी डोली उठेगी, मैं उसको उसके पूरे परिवार को जिंदा खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल एक एक करके सभी को कच्चा खाने लगती है। वो लोगों के आधे शरीर खाती है और आधे शरीर को फेंक देती है। इस तरह वो सभी बारातियों को बहुत ही भयानक मौत दे देती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। नैना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब सुबह होती है तब वहां कुछ गांव वाले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके गांव की दुल्हन के साथ वाले लोग और दुल्हन अपने ससुराल पहुंचने से पहले ही अर्थी पर पहुंच गए। ये सब देख गांव का एक भोला नाम का आदमी बोलता है, अरे रामू भैया, ये तो अपनी नैना बिटिया है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो भोला भैया। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस गांव में वापस आ गई है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दुल्हन को होश आ जाता है और वो रोते हुए बोलती है, काका, ये सब क्या हो गया? मेरी डोली घर पहुंचने से पहले ही एक अर्थी की सेज में सज गई है। ना तो मेरा पति बचा और ना ही घर वाले। मैं जीकर क्या करूं? मुझे भी मार दो। जैसे ही ये बात नैना बोलती है कि तभी वहां पर चुड़ैल हंसते हुए आती है और नैना से बोलती है, मैंने तो तुझे छोड़ दिया था ये समझकर कि तू अब शादी नहीं करेगी, लेकिन अब तुझे अपनी जिंदगी में जीना ही नहीं तो मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल नैना को भी भयानक मौत दे देती है। ये सब देख रामू और भोला डर जाते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं कि तभी चुड़ैल अपनी लंबी जुबान करके उनको अपनी जुबान में जकड़ लेती है और उन दोनों को निगल जाती है। एक बार फिर हंसते हुए वो वहां से गायब हो जाती है। इस तरह अब उस गांव में जो भी डोली आती वो चुड़ैल उस गांव को उसके ससुराल तक पहुंचने नहीं देती और आधे रास्ते में ही सबको मार देती। ऐसे ही एक रात एक और डोली अपनी ससुराल की तरफ जा रही थी कि तभी एक बार फिर वो चुड़ैल आ जाती है। उस डोली के साथ एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता उस चुड़ैल की तरफ देखकर कई दफा भौंकने लगा। उस कुत्ते को देखकर चुड़ैल अपनी आंखों को काला कर लेती है और गुस्से में बोलती है, इस कुत्ते ने ना मेरे कान के पर्दे ही फाड़ दिए। सबसे पहले इस कुत्ते को शांत करवाना पड़ेगा। चुड़ैल अपनी आंखों से जादू करती है और कुत्ते की गर्दन को मरोड़ देती है। जैसे ही वो बारातियों के ऊपर जादू करने जाती है कि तभी उस बारात में से एक रमेश नाम का आदमी आता है
और उस चुड़ैल से बोलता है, तूने बहुत मौत का खेल खेल लिया, तूने कई डोलियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब बस, अब मैं तुझे और गंदा खेल खेलने नहीं दूंगा। तू मुझे अपना सच बता दे, वरना मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तू एक मामूली इंसान है, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरा कुछ नहीं कर सकता तू, समझा? चुड़ैल में एक पंडित हूँ, और एक पंडित क्या कर सकता है वो तो तू अच्छी तरह से जानती है। तू मुझे अपना सारा सच बता दे, और अगर तूने नहीं बताया तो माँ काली की कसम, मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। रमेश के इतना बोलने के बाद भी चुड़ैल नहीं मानती, जिसके बाद रमेश डोली के अंदर से गंगा जल निकाल कर उसके ऊपर छिड़क देता है। उस गंगा जल से चुड़ैल तिलमिला उठती है और गुस्से में बोलती है, मैं भी एक आम लड़की थी, मेरी भी शादी हुई थी, और जब मेरी विदाई का समय आया तब मुझे करंट लग गया। करंट लगने की वजह से मेरी मौत हो गई। लोगों ने मेरी माँ बाबा को बहुत ताने मारे, जिस वजह से उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। मेरी इच्छा अधूरी रह गई, और इसीलिए जिस भी किसी दुल्हन की डोली जाती है, मैं उस दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर लेती हूँ और उसके पूरे परिवार और परिवार के साथ गाँव का नाश कर देती हूँ। इसमें ना तो तेरी गलती है और ना ही तेरे माँ बाबा की। ये सब कुदरत का करिश्मा था, लेकिन तेरी इच्छा अधूरी रही। तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा, लेकिन तू वादा कर कि तू मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मेरी डोली उठवा दे, मैं अपनी दुनिया में अपनी माँ बाबा के पास चली जाऊंगी। इतना कहकर रमेश चुड़ैल के लिए एक पूजा करता है और उसको उसकी दुनिया में भेज देता है, जहाँ वो चुड़ैल अपनी दुनिया में जाकर एक भूत से शादी कर लेती है और डोली में बैठकर अपने ससुराल में जाकर खुशी से रहने लगती है। और इस तरह अब उस गांव में किसी की भी डोली मौत की सेज में नहीं बदली, और अब सभी लोग उस गांव में खुशी से रहने लगे।